नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट तंसीम हैदर। आज बात करते हैं मूसेवाला केस की। मूसेवाला केस में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, स्पेशल सेल ने। अब पुलिस कह रही है कि अंकित ने गोली मारी। पहले था जी जो गोली मारी वो एक और आरोपी ने मारी। तो कितने लोगों ने गोली मारी और एक साथ मारी? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल, जो इनके पास से वेपन्स मिले हैं वो विदेशी हथियार है, तो ये कहां से आ रहे हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कैसे गोल्डी बरार के संपर्क में मूसेवाला और मूसेवाला की हत्या को लेकर, और कैसे ये लोग लॉरेंस बिश्नोई के भी संपर्क में थे। ये तमाम सवाल है हैदर भाई। तो शुरुआत करते हैं। जो पकड़े गए हैं, सवाल ये है पैसे कौन दे रहा है इनको इतने? चिराग, बहुत जायज़ सवाल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो गोल्डी बराड़ कनाडा में है और लॉरेंस बिश्नोई, इनका गैंग राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मैक्सिको, यहाँ तक कि कनाडा, दुबई, इनके 2 तरीके के बिजनेस है। तो ड्रग्स का बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बिजनेस, और मैक्सिमम बताते हैं इनका बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट भी है। और वो रूट होता है पैसा दुबई। दुबई में हवाला के थ्रू इनका बड़ा कारोबार है। तो ये पैसा, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इनके पास इनकी पूरी जो ये कंपनी है, ये क्राइम कंपनी है। इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं फंडिंग, आने का जुगाड़, ड्रग्स से कैसे पैसा आएगा। नहीं, जो ड्रग्स से पैसा आता है वो कैसे आता है, दर्शकों को समझाइए। अब जैसे राजस्थान से ड्रग्स, या फिर पंजाब में ड्रग्स, या फिर और अलग अलग हिस्सों में विदेशों में यहाँ से ड्रग्स जाती है, रूट होती है। जैसे आती है वैसे ही जाती भी है। ठीक है। अफगानिस्तान से यहाँ से विदेशों में। अब इन्होंने ड्रग्स, मान लीजिए मैक्सिको तक पहुँच गई, कनाडा में बैठ के, यहाँ से जेल से ही ऑपरेट कर रहा है, कनाडा में गोल्डी बैठा हुआ। ऐसे ही इसके लोग अलग अलग, ऑस्ट्रिया में है इसके लोग, मैक्सिको में है। तो ये ड्रग्स के थ्रू जो मनी आया, जो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आया, अब वो पैसा, चूंकि जाहिर सी बात है कि कोई ब्लैक मनी है, अब उस ब्लैक मनी को कैसे लगाना है। तो ये दुबई में इनके कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ब्लैक को वाइट करते हैं। तो ये फंडिंग, इनके पास कोई कमी नहीं है। और ब्लैक को वाइट कैसे करते हैं लोग? देखिए, ब्लैक को वाइट करने का तरीका ये अमूमन सामने आया है अलग अलग जांचों में कि मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए कैश, मान लीजिए ड्रग्स बेची और उसके 100 करोड़ रुपए आ गए। 100 करोड़ रुपए आ गए, तो 100 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट नहीं होते। लेकिन कई बड़ी कंपनीज ऐसी हैं दुबई बेस्ड, जो आपके जो हवाला का पैसा है उसको अपने पास ले लेती हैं, आपको लोन करवा देती हैं, और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करवाती हैं आपका पैसा, और उन प्रॉपर्टी को बाद में सेल आउट करके वो पैसा एक नंबर में आपके पास रिवर्ट हो गया। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना हैदर भाई कि आपके पास ब्लैक मनी आ रही है। अगर कोई बिजनेसमैन वो ब्लैक मनी अपने बिजनेस में लगा रहा है और ऑब्वियसली वो लगाएगा, तो उसकी एंट्री उसको दिखानी पड़ेगी, पैसा कहाँ से है, या फिर सब कुछ हो रहा है कि 2 नंबर में हो रहा है तो अलग। हाँ बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि एंट्री दिखानी है, इनकम टैक्स दिखाना है, लेकिन विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पैसा आ रहा है, बिजनेस में लग रहा है। दुबई में आप लगा दीजिए पैसा, कितना भी आपको लगा, तो उसका ये सरकार नहीं जानना चाहती कि पैसा कहाँ से आया। तो वो कन्वर्ट करते हैं ना आपका पैसा। जो कई बाकायदा फाइनेंशियल कंपनीज है वहाँ पे बैठ के, वो उसको कन्वर्ट करती है, या तो शेल कंपनीज बनाई जाती है। शेल कंपनीज बना के अलग अलग उनके पास तरीके होते हैं उसको कन्वर्ट करने के, उस पैसे को। तो उससे इनकी फंडिंग का जो सवाल वो आया सामने। और जहाँ तक हथियारों का सवाल है, अभी हमने हाल के दिनों में देखा है कि पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार कई बार गिराए गए हैं, और कई सोफिस्टिकेटेड हथियार आए हैं। ठीक है। इस गैंग के पास AK-47, AN-94, 9mm, 30 ऐसे बड़े हथियार हैं, और बहुत हार्मफुल हथियार हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया था कि गोली किसने मारी, पहले ने मारी, दूसरे ने मारी, तीसरे ने। दरअसल 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे जब ये मर्डर की प्लॉट किया गया था। उस जब थार आगे जा रही थी तो 2 गाड़ियाँ चल रही थी उसमें। एक गाड़ी में 2 लोग थे, एक में 4 लोग थे, 6 शूटर्स। तो अभी इससे पहले प्रियव्रत पकड़ा गया था, प्रियव्रत फौजी के बारे में ऐसा बताते हैं कि उसका निशाना बहुत सॉलिड है, निशानेबाज है। तो उसने, अब अगर थार को सिद्धू मूसेवाला की देखेंगे तो उसमें पहला शॉट जो है गन का वो पीछे से लगा है। लेकिन मुझे स्पेशल सीबी ने बताया था जो मारा है वो मनिंदर, जो एक आरोपी था, उसने सबसे पहला कि अब चेस कर रहे हैं किसी को, तो अब इन्होंने पहले फायर मारा पीछे से, मिस फायर हुआ। दूसरा फायर मारा तो गोली लगी जाके शीशे में गोली लगी तो गाड़ी रुक गई थार।
और सिद्धू और उसके साथी जो दो और बैठे थे दोस्त उसके, उन्होंने कहा कि अचानक ही क्या हो गया। तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पास भी एक पिस्टल था, उसका लाइसेंसी पिस्टल था। उन्होंने उससे रिटेलिएट किया, फायर करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से वो घेर लिया गया था, उसके बाद जो आप बता रहे हैं उसने फायर मारा, पहले ब्रस्ट फायर मारा। उसके बाद लोगों ने अलग अलग गाड़ी, आप देखेंगे अगर थार को, तो थार में आगे हिस्से में, साइड में, पीछे से छत छोड़ते तो कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ से बुलेट मार्क्स ना हो, बुलेट बाउंड्स ना हो, एंट्री ना हो बुलेट की। और बड़े बुलेट की एंट्रीज हैं, मैंने बहुत पास से नज़दीक से देखा उस गाड़ी को, तो उसमें बड़ी बुलेट की एंट्रीज भी हैं, AN-94 है, AK-47 की जो बड़ी चादर पड़ते हुए निकली। तो एक तो ये सवाल एक और उठता है हैदर भाई, ये जो पूरी आपने कहानी, आप तो खुद मौके पर भी गए थे, मैं देख रहा था, मंच साहब गए थे, जहाँ गाँव था वहाँ भी गए थे। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा एक तरह से प्रोजेक्ट जो मिला, जिसमें इतना पैसा लगा, जिसमें इतने सोफेस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है, एक शख्स को मारने के लिए इतना ज़्यादा प्लानिंग हो रही है और इतने ज़्यादा शूटर, इसके पीछे क्या वजह है? चिराग, 90s में आपने देखा होगा, 80s 90s में, कि मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, जिसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अबू सालेम, ऐसे गैंगस्टर्स हुआ करते थे जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे। और फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे कंट्रोल करते थे, कोई भी म्यूजिक एल्बम होगा उसमें कौन काम करेगा, उसमें कौन सी हीरोइन फिल्म में काम करेगी, कौन सा हीरो काम करेगा, उसको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें माफिया डॉन डिसाइड। तो आपका कहना है कि पंजाबी इंडस्ट्री पर इनका कंट्रोल है? ये पैटर्न पंजाब में आ गया। ओके। पंजाब में अचानक से आपने देखा होगा 2000 के एरा में कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने पंजाबी सॉन्ग्स ने कब्जा कर लिया, काफी मतलब हिट रहे। तो इनका ध्यान गया कि ये तो हर शहर से एक सिंगर निकालना है और दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, तो उन्होंने पैसा भी बनाना शुरू किया। तो अब उसमें वहाँ पे दो गैंग थे पंजाब में, एक था देवेंद्र बम्बिया का गैंग, देवेंद्र बम्बिया एनकाउंटर में मार दिया गया था, उसका गैंग चलाता है लक्की पटियाल, लक्की पटियाल नाम, पटियाला का रहने वाला है, वो भी बड़ा गैंगस्टर है और ये लॉरेंस बिश्नोई का अपोजिट गैंग है। ठीक है। तो लक्की पटियाल यहाँ पे क्राइम करता था, उसके बाद वो आर्मेनिया भाग गया, अभी आर्मेनिया में सेटल्ड है, वो वहाँ से अपना चलाता है। बाकायदा बम्बिया गैंग ने अपनी म्यूजिक कंपनी खोली, ठीक है, और उस म्यूजिक कंपनी से राइट्स लेने लगे कि अगर ये सिंगर गाएगा तो राइट्स हमारे पास आएंगे, हम इसको बेचेंगे, हम कमाएंगे। ये गैंगस्टर की म्यूजिक कंपनी, ठीक है। अब लॉरेंस और बराड़ गैंग ये सोच रहा था हम कैसे कमाएं पैसे, वो भी दखल देना चाह रहा था क्योंकि बड़ा पैसा आ रहा था इस इंडस्ट्री से। तो ये गैंगस्टर्स बेसिकली, इसमें भी पैसों की जो मारामारी है, कंपनीज बनाकर, गाने बेचकर ही नहीं, जो इनके इवेंट्स होते हैं विदेशों में, जो मान लो सिद्धू मूसेवाला को कोई इवेंट हुआ लंदन में या किसी और जगहों पे विदेश में, तो उसको ये तय करते हैं, प्लान करते हैं कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, कितने टिकट बिकेंगे, कितना पैसा आएगा। तो आपका कहना है कि मतलब पंजाबी इंडस्ट्री की, म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री दखलंदाजी बहुत ज़्यादा, को इनकी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो बैठेगा वो मारा जाएगा, जो अलग अलग इलाकों में, अब वहाँ जेल से तो ये पैसे लेने जा नहीं पाएगा, बराड़ भी पैसे लेने कनाडा से नहीं आ रहा है, उससे अपने लोग रखे हुए थे, ठीक है। जैसे अभी 7 अगस्त 2021 को मोहाली में डेलाइट मर्डर हुआ, विक्की बिंदु खेड़ा। तो विक्की बिंदु खेड़ा बेसिकली इस गैंग के लिए वसूली का काम करता था, वो सारा जो भी पैसा आएगा लॉरेंस और बराड़ का वो इंडस्ट्री से करेगा। कुछ जो बम्बिया से जुड़े हुए लोग थे उनको वो पैसा दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि, तो बम्बिया ने प्लान किया, सिद्धू मूसेवाला इनके मैनेजर को वो करके कि विक्की बिंदु खेड़ा को मरवा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। जब विक्की मारा गया तो ये इन्होंने रिटेलिएट करके सिद्धू को, यही वजह थी कि किसी भी हाल में मारना था, ये तय था कि किसी भी हाल में मारना है। मैं आपको बता दूं, जब ये विक्की बिंदु खेड़ा का मर्डर हुआ था तो हमारे जो पंजाब के और अलग अलग सोर्सेस थे उन्होंने हमें बताया था, तो मैंने नाम नहीं छापा था लेकिन मैंने खबर जरूर लिखी थी कि एक सिंगर की जान को खतरा है, तब लिखी थी मैंने, सितंबर या अक्टूबर 2021 में, कि एक पंजाबी सिंगर, नाम नहीं लिखा मैंने, लेकिन उसकी जान को खतरा है और वो निशाने पर। तो वो इंडिकेशन आ गए थे पहले से। एक मैं आज खबर पढ़ रहा था जिसमें था कि अब इस पूरे मामले में लड़कियों का इस्तेमाल करने वाले थे लोग, ये और मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स का इस्तेमाल करने वाले थे, मतलब किसी भी हाल में सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। देखिए ये है कि जो तरीका अपनाया गया उसमें
3-4 मॉड्यूल तैयार किए गए। तय ये था कि किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं है, मारना है, चाहे पुलिस बन के उसकी फ्लीट में घुस जाए, उसके घर में घुस जाए जांच के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर जैसे वेपन्स थे इनके पास, वो वेपन्स और हैंड ग्रेनेड्स थे, ये ना हो तो हैंड ग्रेनेड से उड़ा दो। ठीक है। किसी लड़की को प्लान एक चीज और आ रही थी निकल कर कि बहुत लोगों ने बोला कि सिद्धू भी जो है ना, उसका भी कोई वो करेक्टर वो नहीं था, ठीक नहीं था, मतलब ही वाज आल्सो अ टाइप ऑफ गैंगस्टर, ऑल्दो ये प्रूव नहीं हुआ है भाई। नहीं, देखिए सिद्धू मूसेवाला एक बेहतरीन सिंगर, खुद पर्सनालिटी वाइज भी बहुत शानदार इंसान, लोगों से मिलना, डाउन टू अर्थ, किसी के साथ भी रोटी खेत में बैठ के खा लेना, इज वेरी, जो किसान का बेटा। क्योंकि मेरी याद है, मेरे से एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि ये समहाउ कोई ऐसे नहीं मारता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रहता है। वो गैंगस्टर नहीं था, वो गैंगस्टर नहीं था, लेकिन अब सवाल ये कि जब जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में बचो हटो मरो की हालत हो रखी है, तो आदमी कहीं ना कहीं ऐसी जगह खिसकता है, एडजस्ट करता है जहाँ सेफ है। अब या तो उधर जाएगा तो इधर वाले से खतरा, इधर जाएगा तो उधर वाले से खतरा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तो अगले ने सोचा कि कुएं वाला साइड ले लो, तो उसका मर्डर करा दिया गया। ऐसे और भी सिंगर हैं जो जिनकी दोस्ती याराना ना चाहते हुए भी कई गैंग्स के साथ हो गया, और अब उनकी जान को खतरा है कि दूसरे उस पर उनके टारगेट पे कि तू उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको पैसे दे रहा है, उनको अपने कमा के दे रहा है, करोड़ों रुपए हमें दे नहीं रहा है, टेक कर देंगे, धमकियाँ दे रहे हैं, बहुत से सिंगर्स को धमकियाँ आ रही है। और जहाँ तक लड़कियों की अपनी बात की थी उसमें आता हूँ, देखिए इनका ये प्लान था कि किसी भी हालत में मारना है। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं इनके सिंगर्स के, सिद्धू के किसी लड़की को अंदर कर देते और उसको पिस्टल या AK देकर उससे मरवा देते। तो इस गैंग का ये बहुत खतरनाक गैंग है बेसिकली। मैंने अपने 20-22 साल के क्राइम करियर में ऐसा गैंग नहीं देखा खतरनाक। मैं ऐसी किलिंग बहुत पहले मैंने देखी थी, कृष्णानंद राय की एक विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, उनकी किलिंग हुई थी मोहम्मदाबाद में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उसमें मुख्तार अंसारी के आदमियों ने, मुन्ना बजरंगी वगैरह ने AK-47 से उनके ऊपर हमला किया था, और इत्तेफाक किया था कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पीछे चल रही थी, अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे, उस दिन बुलेट प्रूफ में नहीं थे। तो ये ऐसी किलिंग की चारों तरफ से घेर के AK-47 से मैंने उस दौरान देखी हो 2005-6 का जिक्र। तो ये गैंग खतरनाक है और इनको टेक्नोलॉजी मालूम है, ये टेक्नो से भी है। They know how to use mobile phone, they use virtual calling from the jail. नहीं, जैसे आपने एक बात की, हमने पहले भी कई सारी वीडियो बनाई जिसमें डिस्कस किया कि कैसे गैंग चल रहा है इनका जेल से, जेल वाले क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा जा रहा है हर जगह, पैसे का चढ़ा हुआ है। एक चीज में और समझ में नहीं आ रही, जैसे आपने कहा शुरुआत में, आपने कहा ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली ड्रग्स का बिजनेस हमारे देश में अगर बात की जाए तो समुद्री रास्ता अगर देखा जाए या फिर हवाई मार्ग देखा जाए, तो यहाँ से बहुत, मतलब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि वो बीड़ी का काम करते हैं, और बीड़ी का काम वो ऐसा है कि करोड़ों कमाते हैं यहाँ आकर, लेकिन वो कंबोडिया से आ रही है या शिप आ रहा है, कहीं से आ रहा है, और वो कहते हैं हमारी सेटिंग है भाई, कस्टम में सेटिंग है, सेटिंग हम देते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें पता होने के बावजूद ये इतना सारा मटेरियल आ रहा है कि सरकार क्या अंधी है या पैसों का, पैसे यहाँ पड़े हैं उनकी आंखों में। आपने मुद्रा एयरपोर्ट पे नहीं देखा था कितना बड़ा कंसाइनमेंट है, पूरे जहाज में भर के कोकीन भरा हुआ था, हेरोइन भरा हुआ था। देखिए ये सिलसिला तो बड़ा सबको पता ही होगा। हाँ, जहाँ तक देखिए ड्रग्स का सवाल है, ड्रग्स की आवाजाही होती है और मिली भगत से होती है, एफिशिएंसी, इसमें कोई बुराई नहीं। जहाँ तक जेल का सवाल है, जेल में पूरे के पूरे करीब 20-25 लोगों के खिलाफ अभी हाल में मुकदमा दर्ज हुआ था, और जो महाठा गए सुकेश चंद्रशेखर, बाकायदा उसने अपना एक ऑफिस बना रखा था सो कॉल्ड, उसके पास मोबाइल फोन हुआ करते थे, उससे लड़कियाँ मिलने आती थी बॉलीवुड की। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया कि जेल तो बिल्कुल बेकार है एक तरह से कहा जाए, पैसे दे, तो वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स अपने चलाते हैं, बस इन्हें ये है कि क्योंकि गैंग जेल में मान लीजिए जैमर है, तो वो अब एक ऑप्शन आ गया है कि आप वर्चुअल नंबर यूज कर सकते हो। वर्चुअल नंबर में बेसिकली होता क्या है, आपको एक नंबर दिया जाता है लेकिन सिम नहीं होता उसमें। मेरे मोबाइल में वो वर्चुअल नंबर है, उसमें सिम नहीं है। अब मैंने ये फोन रखा हुआ है अपने पास, जबकि इसका जो मेन नंबर है सिम वाला वो किसी दूसरे फोन में बाहर है, ठीक है। अब मेरे पास ये फोन है, ये भी फोन ले जाना आसान है, सिम वगैरह ले जाएंगे तो सिम चलेगा ही नहीं, जैमर लगाओ। तो ये इंटरनेट कॉलिंग के जरिए, नहीं इंटरनेट के लिए भी तो आपको चाहिए होगा वर्चुअल नंबर, समझे नहीं, उसके लिए भी आपको कोई टावर चाहिए होगा ना कनेक्ट करने के लिए। हाँ,
वो जो इनके जैमर्स लगे हुए हैं, ये जैमर्स कॉल इनकी नहीं होने देंगे, लेकिन इंटरनेट अगर इनके पास वर्चुअल नंबर चल रहा है, क्योंकि वर्चुअल नंबर ऐसा होता है ना कि वो नेटवर्क आपके पास है, फोन मेरे पास है, तो वो चलेगा नहीं। लेकिन उसके लिए भी तो आपको कुछ तो चाहिए होगा ना। वही बोल रहा हूँ मैं, इनके जो जैमर्स लगे हुए हैं जेल में, वो कॉल रोकने के लिए लगे हुए हैं, कॉलिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पास वर्चुअल नंबर है, तो वर्चुअल नंबर से आप इंटरनेट कॉलिंग वहाँ पे कर सकते हैं। ओके। ये टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप से अपनी बातचीत और वर्चुअल नंबरों से बात करते हैं। तो यार ये तो बहुत बड़ा नेक्सस हमने डिस्कस किया। अब इसमें हाँ, ये विदेशों में बात कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, नथिंग न्यू, लोगों के लिए भी कोई नया नहीं है, जानते हैं, समझते हैं हमारे दर्शक भी कि उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जिस गैंग का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, वाकई में भी बेहद खतरनाक है। और मुझे लगता है कि अगर जल्दी ही इस गैंग को सफाया नहीं किया गया, तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है, चैलेंज है पुलिस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि यहाँ आप इनके पर जो है बहुत फैल चुके हैं। ये पूरे विदेशों में इनके लोग पे बैठे हुए हैं, पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने। और जिस तरह से दोस्तों हमने डिस्कस किया था कैसे जेल से खेल होता है, और फिर अब आज डिस्कस किया किस तरह से ये पूरा गैंग हैदर भाई ने पूरा डिस्क्राइब किया कैसे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ड्रग्स का पैसे को कन्वर्ट किया जा रहा है मनी में, मनी कैसे रूट होकर आ रही है हवाला के जरिए इनके पास, वो पैसों से महंगे महंगे हथियार खरीदे जा रहे हैं। और हथियार कैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये भाई, आपने मान लीजिए कोई हथियार खरीदे, ये हथियार भारत में तो मिलते नहीं, ये आपको एक्सपोर्ट ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंपोर्ट कराना पड़ेगा ना। ये जो ड्रोन इशू हुआ है, अभी जो ड्रोन हाल ही में कई ऐसे इंटरसेप्ट हुए पंजाब में, अभी कल की बात है, सांबा में एक ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ। तो ये मुझे बताइए, ये एक और जानकारी दर्शकों के लिए और मेरी क्यूरियोसिटी, ये वेपन अगर कोई खरीदना चाहे फॉर एग्जांपल लीगल वे में कि मुझे चाहिए और उसके बाद लाइसेंस है, पहले तो लाइसेंस धारक होना चाहिए, फिर वो खरीदना चाहे तो वो इजीली ला सकता है या वो नहीं ला सकता वहां से? देखिए, लाइसेंस पे वही वेपन लिए जा सकते हैं जो नॉन प्रोहिबिटेड हो रहे हैं। लाइसेंस पे AK-47, SLR, 9mm, 38। तो ये जो आ रहे हैं भारत में, कैसे आ रहे हैं? ये बेसिकली आते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो भेज देते हैं वहां से। मान लीजिए चोरी हो गए, लूट लिए गए, नक्सली इलाके में हमला हुआ, ठीक है, हम हमले में हथियार लूट लिए गए, उन हथियारों को लूट होकर बेच दिया गया। तो इस तरीके से हथियार नक्सलाइट एरिया से, अलग अलग जगहों से बेचे जाते हैं। कुछ ऐसे तस्कर हैं जो क्रॉस बॉर्डर से आपके पास हथियार भेजते हैं, तस्करी करते हैं नक्सलाइट्स के पास या फिर क्रिमिनल्स के लिए। जैसे मैंने बताया अभी, हमने ड्रोन का एग्जांपल दिया, तो ड्रोन में बाकायदा वो पैक करते हैं, और ड्रोन में अभी आज के, और वो तो जो है पकड़े जाए, जो ना पकड़े जाए, कितना ऐसा आ गया। हाँ, तो ड्रोन के जरिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वहां से उठा के इन्होंने ले लिया। और जहाँ तक ये 9mm का सवाल है, या 38 बोर का सवाल है, या 30 का है SLR, तो ये तो मुंगेर है, मध्य प्रदेश खरगोन है, यहाँ पे खूब बना के लोग बेच रहे हैं धड़ल्ले से। तो चूंकि ज़्यादातर हथियार AK-47 या फिर इस किलिंग में नाम आया AN-94 का, तो ये मुझे लगता है कि क्रॉस बॉर्डर से ही आए, और ऐसे खरीद के नहीं आए। जाहिर है कि ये वहाँ से भेजे गए, और जो भी खरीद फरोख्त हुई होगी विदेशों के जरिए या इन गैंगस्टर के जरिए की होगी, उसके जो भुगतान हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइसेंस कोई खरीद के जाएगा, ऐसे आप खरीद ही नहीं सकते। क्या आपने बताया कि वो ऐसा वो प्रोहिबिटेड बोर है, वो नहीं खरीद सकते। हमारे हिंदुस्तान में नियम है कि हम लाइसेंस पे 32 बोर ले सकते हैं, 315 बोर ले सकते हैं, 12 बोर की गन ले सकते हैं, 0.25 ले सकते हैं, 0.22 ले सकते हैं। लेकिन जो गन हमारी आर्मी यूज़ करती है, हमारी पुलिस यूज़ करती है, उसका लाइसेंस लेके हम उसको नहीं खरीद सकते, वो हमें मिलेगा भी नहीं। तो वही बात है। तो दोस्तों ये आ कैसे रहे हैं, पूरा रूट इसका जो है वो ऑब्वियसली कई बार मुझे लगता है शिप कंसाइनमेंट से भी आ जाते हैं, कई बार जैसे बताया नाव के जरिए आ जाते हैं। पाकिस्तान से कई नाव पकड़ी गई हैं बंदरगाहों पे, जहाँ से आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और पंजाब में ड्रोन के जरिए आ जाते हैं, आपके नेपाल के रास्ते से आ जाते हैं, आपके नक्सलियों के लिए आ जाते हैं। नक्सली बड़े हमले करते हैं, उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से लूट लेते हैं, AK-47 AK-56 उसका यूज होता है। बताइए वो आगे किस तरह से इन बदमाशों तक पहुंच रहा है, और वो किस तरह से वो लोकल शूटर्स को दे रहे हैं। कई बार और वो शूटर्स कई बार ऐसा नक्सस पकड़ा गया है जिसमें पुलिस कर्मियों ने अपने वो कारतूस बेचे हैं, कार्ट्रिजेस बेचे हैं, ऐसे भी पकड़े गए नक्सस। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से पूरा रूट ये है पैसों का, हथियारों का, और कैसे
एक तरह से सब कुछ है, मनी एट द एंड पैसे का ही खेल है कि ये जो शूटर्स है, मैं देख रहा था बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, और ये छोटे छोटे क्राइम से इनकी जिंदगी शुरुआत होती है, चाहे वो छोटा क्राइम करे, लेकिन धीरे धीरे ये नजर में आ जाते हैं बड़े गैंग्स के, और बड़े गैंग इनको ल्योर करता है और वो पैसे देता है, तमाम चीजें देता है, जिसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर इस गैंग की बात करें विष्णु लॉरेंस की और बम्बीहा या पिंकी भटियाल, लकी भटियाल, ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लड़के थे, और इनके घर पर देखिए, अब गाँव जाके इनके घर पर अच्छे परिवार, खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन अब इनको गन और उसका ग्लैमर का चस्का शौक लगा और वो क्राइम की दुनिया में बढ़े, तो बढ़ते चले गए, केसेस लगते गए, क्राइम करते गए, कई बार अपनी जान के बचाने के लिए क्राइम हुआ, कई बार रिटेलिएशन में क्राइम हुआ, कई बार दबंगई दिखाने के लिए क्राइम हुआ। तो तमाम जो शूटर्स हैं वो लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? पूरा रूट हमने बताया, किस तरह से ये कहाँ कौन कौन से देशों से हवाला के जरिए पैसे इन तक पहुंच रहे हैं, क्या बेचकर पैसे पहुंच रहे हैं, और उसके बाद ये पैसों का कैसे हथियार खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है, और फिर वो हथियार शूटर तक जा रहे हैं, और शूटर इन तमाम चीज़ों को अंजाम दे रहा है सिर्फ पैसे की खातिर, फिर पुलिस इसको पकड़ लेती है। एक सवाल ये भी है हैदर भाई, ये सारी चीज़ जब पुलिस पकड़ लेती है हथियार, तो ये हथियार क्या वो जमा करा देते हैं अपने, या वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं पुलिस? नहीं, ज़्यादातर हथियार जो है वो मालखाने में जमा हो जाते हैं, और अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है, AK-47 है, AK-56 है, और वर्किंग कंडीशन में है, तो उसको कोर्ट की परमिशन से वो अपने इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है, फोर्सेस अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फोर्सेस इस्तेमाल में, यानी उन्हीं का सामान लूट के बाद में उन्हीं तक सही है, बिल्कुल सही, ये तो एक मोडस ऑपरेंडी है, ये सामने आई है कई बार केसेस। तो और क्या खुलासे होंगे इस बारे में हमारी नजर रहेगी, आपको जरूर बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों।